गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप अच्छे होंगे और जो अपन ने अब तक पढ़ा है वो समझ में भी आ रहा होगा आप सबको। ठीक है, तो अपन ने इससे प्रीवियस क्लास में प्रोजेक्टाइल्स की बात की थी। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देखा था, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल देखा था, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट देखा था। ठीक है, और ये सब बातें हमने की थी और मैंने आपको लास्ट टाइम में कुछ होमवर्क दिया था, यानी कि डीपीपी जो थी, मॉड्यूल थी, हमने उसके कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ठीक है, तो अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अपन अभी नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। जिसका नाम है रिलेटिव मोशन। ठीक है, अब ये कोई नया टर्म नहीं है जो हमने पहली बार सुना है ना। ऐसा तो नहीं है कि यार ऐसा टर्म है सर ये तो पहली बार सुना है, हमने पता नहीं क्या ही आ गया है। ठीक है, अगर हम बात करें बेसिक, जैसे हमने मोशन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, यानी कि 6th-7th में जब आया था, उसके बाद 9th क्लास में वापस आया हमारे पास मोशन चैप्टर। ठीक है, तो जहां पर भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि मोशन क्या होता है या रेस्ट क्या होता है, वहीं पर साथ के साथ में हमने ये डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि मोशन और जो रेस्ट है, मोशन एंड रेस्ट, ये दोनों कैसी टर्म्स हैं? रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव टर्म्स है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, आप सबको पता ही क्या होता है। अगर मोशन की बात करूं तो अगर कोई पार्टिकल अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो तो मोशन, और नहीं कर रहा हो तो रेस्ट। ठीक है, साथ साथ में हमने कुछ और चीजें भी पढ़ी थी मोशन में। या जो चैप्टर स्टार्ट किया होगा आपने तो मोशन में पढ़ा होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो उसी सब चीजों को वापिस से हम एक बार इस पॉइंट पे डिफाइन करेंगे रिलेटिव मोशन में। ठीक है, तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, तो बात करते हैं रिलेटिव मोशन की। एक बेसिक से एग्जांपल लेते हैं जो हम सुनते हुए आ रहे हैं बहुत टाइम से, कि हम किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं। ठीक है, आपका एक फ्रेंड है और एक आप हैं। आपका फ्रेंड आपको रेलवे स्टेशन छोड़ना है। ठीक है, और उसने आपको ट्रेन में बिठा दिया, वो बाहर खड़े होकर आपको टाटा बाय बाय कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ट्रेन मूव होगी, यानी कि मैं एक बार इसको ड्रॉ भी कर दूं, ये ट्रेन मान लीजिए और ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म मान लीजिए, आपका फ्रेंड यहाँ पर खड़ा है और आप यहाँ पर, ये ट्रेन की बोगियां बन गई। ठीक है, तो आपका फ्रेंड यहाँ पर कहीं पर बैठा हुआ है। ठीक है, और आप यहाँ पर हो, आपके फ्रेंड को छोड़ना है। ठीक है, तो जैसे ही ट्रेन मूव होना स्टार्ट करेगी, ठीक है, आपके फ्रेंड को क्या लगेगा या आपको क्या लगेगा, पहले बात करते हैं इस ए की। और ये ट्रेन के अंदर कोई बंदा बी बैठा है। ठीक है, दोनों मिल जाएंगे, अमिताभ बच्चन। अभी अमित बाहर है और बच्चन अंदर है। ठीक है, तो अगर अमित की बात करें अपन, तो अमित इसको छोड़ने आया है, बोल बच्चन को। ठीक है, तो अमित देख रहा है कि जैसे ट्रेन मूव होना स्टार्ट हुई, जो उसका फ्रेंड है वो भी क्या आगे की तरफ मूव करने लग गया, उसका फ्रेंड भी आगे मूव करने लग गया। चलिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर, ये तो हम देखते हैं हमेशा। पर अगर हम बात करें कि अब जो ये पर्सन है बी की बात करते हैं अपन, ये जो बी वाला पर्सन है वो यहां पर अंदर जाके ट्रेन के अंदर आराम से चेयर पे बैठ गया है। ठीक है, अब वो बाहर देख रहा है, यहां से विंडो से बाहर की तरफ देख रहा है। वो देख रहा है कि चाय की थड़ी, ठीक है, चाय की स्टॉल हो गई, या जो वेंडर्स होते हैं उसके फ्रेंड जो सब है वो कहाँ जा रहे हैं? पीछे की तरफ जा रहे हैं। वो सब पीछे की तरफ जा रहे हैं और वो खुद को किस में मान रहा है? वो खुद को रेस्ट में मान रहा है। क्यों मान रहा है? क्योंकि वो तो वहां पर चेयर पे बैठा है, ना तो वो मूव कर रहा है और ना वो कुछ कर रहा है, सिर्फ वो बाहर खिड़की से देख रहा है। तो उसको क्या लगेगा कि जो बाहर की चीजें वो क्या हो रही है? पीछे की तरफ मूव हो रही है। ठीक है, अब इस पर्सन के लिए बात करते हैं जो एक्चुअली में बाहर खड़ा हुआ है। अगर कोई पर्सन मून से देखे उसको, कहां से देख रहा है? मून से देखे। ठीक है, तो मून के रेस्पेक्ट में ए वाला क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि जो सर अर्थ है वो भी क्या कर रहा है? रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है ना। रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, दोनों काम कर रहा है, खुद के एक्सेस पे भी और सन के अराउंड भी। ठीक है, और मून भी उसके आसपास घूम रहा है। ठीक है, तो मून क्या बोलेगा कि ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ना। जबकि ये तो बोल रहा है कि मैं तो जमीन पे खड़ा हूं। ऐसा ही कुछ इस बी वाले के साथ हो रहा है। ये बोल रहा है कि मैं तो ट्रेन के अंदर बैठा हूं और जो जा रहा है वो कहां जा रहा है? ए ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है। यानी कि इन दोनों के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये ए जो है ये रेस्ट में भी है, खुद के रेस्पेक्ट में, मून के रेस्पेक्ट में बात करें, इस बी के पर्सन में बात करें तो ये किसमें है? मोशन में। अगर बी की बात करें तो ये खुद के रेस्पेक्ट में कैसे है? रेस्ट में, खुद के रेस्पेक्ट में।
मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज किया है रेस्पेक्ट में, है ना, तो खुद के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में, और अगर बाहर की किसी और चीज के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये मोशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज है विद रेस्पेक्ट टू, मैं बार बार टर्म यूज कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू, इसका मतलब क्या है? विद रेस्पेक्ट टू का क्या मतलब होता है सर? कभी तो आप बोल रहे हो इसके रेस्पेक्ट में, कभी आप बोल रहे हो इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पर बात चल रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। किसकी बात चल रही है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। और हमने यही पढ़ा था कि जो रेस्ट और मोशन है ये डिपेंडेंट किस पे करते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट करते हैं। या हम जो भी सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, जो बेसिक डेफिनेशन हमने 9th में या 7th क्लास में पढ़ी थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो जो सराउंडिंग जिसकी हम बार बार बात कर रहे थे, वो ये सराउंडिंग कौन है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसके रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं, इसको बोल देते हैं 0,0 कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर 1,0 होगा, यहाँ पर 2,0 होगा, ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। अब कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है और वो आगे मूव कर रहा है, तो जब वो आगे मूव करेगा तो मैं कैसे बोलूंगा कि उसने आगे मूव किया? मैं देखूंगा कि पहले वो कहां पर था? 0,0 पे था, फिर वो कहीं पर 2,0 पे आ गया, या यहाँ पे कहीं पर ऊपर आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी उससे अपनी उसकी पोजीशन उसने चेंज की है, उससे उसने अपनी पोजीशन चेंज की है। तो ये वो सराउंडिंग है, ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहां से इस पर्सन ने क्या अपनी जगह को चेंज किया है। ठीक है, तो मोशन और रेस्ट क्या है? रिलेटिव टर्म है। ये बेसिक चीजें थी जो मैं पहले से पता थी और हमने इसको एक बार से ओवरव्यू कर लिया। अब आते हैं अपन रिलेटिव मोशन के मेन टॉपिक पे। एक बहुत ही सिंपल से, या जो भी हमने मैन वाली बात की थी, इसी से हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए कि एक सर ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है O, या ओरिजिन बोल दीजिए इससे। यहां से दो पर्सन आगे चलना स्टार्ट करते हैं किसी टाइम 0 पे या किसी टाइम t=0 पे, दोनों यहां पर थे इस पोजीशन पे। यहां से वो चलना स्टार्ट हुए, A यहां पर आ गया और B कहीं पर यहां पर पहुंच गया। ठीक है, किसी टाइम t पर, यहां पर t=0 पे थे और ये दोनों किसी टाइम t इंटरवल के बाद A और B पोजीशन पे आ गए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इनकी डिस्टेंस की बात करें तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ओरिजिन से लेके A तक की डिस्टेंस को मैं XA बोल दूं, इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। और जो B ने ट्रेवल किए उसको क्या बोल सकता हूं मैं? XB बोल सकता हूं। बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? बोल सकता हूं ना। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, किसकी बात करूं? डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस आप अगर स्ट्रेट पाथ पे बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगर सर्कुलर पाथ है, किसी और का पाथ है, तो अपन उसको डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा। तो अगर इनके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं मैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर? डिस्प्लेसमेंट होगा XB माइनस XA, यानी कि बड़े में से छोटे को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये डिफरेंस आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो अगर मैं इस डिफरेंस की बात करूं XBA की अगर बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? XB माइनस XA, यही होगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A लिख सकता हूं इसको मैं। इसको लिखा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। क्या लिखा मैंने? डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। या फिर ये भी लिखा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ B, इसको और क्या लिखा जा सकता है? इसको ये भी लिखा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ B एज measured from A। अब इसको पढ़ के थोड़ा समझ में आ रहा है कि सर क्या बोला गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A का क्या मतलब है। इसका मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ B और कहां से मेजर किया गया हो? उसको A से, यानी कि जब A से B की डिस्टेंस मेजर करनी हो मुझे, यानी कि ये गैप मेजर करना हो, तो मैं क्या कर सकता हूं? इस पूरे में से इसको माइनस कर दूं तो गैप आ जाएगा, और वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है ना। अब क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने वेक्टर साइन लगा दिया। अगर डिस्टेंस होती तो नॉर्मल लिख देता। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए अब ये जो भी काम हुआ ये किसी टाइम टी इंटरवल पे हुआ, यहाँ पर ए आया किसी टाइम टी पे और बी भी उसी टाइम इंटरवल में इस पोजीशन तक पहुंच गया। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाने वाली, वेलोसिटी मिल जाने वाली है। अब वो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी बी की विद रेस्पेक्ट टू ए, या फिर ये बोल दीजिए कि वेलोसिटी ऑफ बी कहां से मेजर की गई हो, ए से मेजर की गई हो, ए से मेजर की गई हो, यानी कि कोई पर्सन ए पर आकर बैठ गया हो और फिर वो बात करे बी की। ठीक है, तो चलिए करके देख लेते हैं। डी एक्स बी ए वेक्टर अपॉन डी टी, सिमिलरली यहां पर भी करते हैं डी एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स से डी टी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसको सेपरेट करके भी लिखा जा सकता है कि नहीं। तो चौक आ गई। ठीक है, तो जब इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाने वाला, वेलोसिटी में। dx ओवर dt क्या होता है सर, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं v b a वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है, dx b ओवर dt माइनस dx a ओवर dt। तो यहाँ पर बन जाएगा vb माइनस va वेक्टर। ठीक है, अब ये जो आ गया हमारे पास vb माइनस va, इसको क्या बोलने वाला हूं मैं, इसको बोलने वाला हूं रिलेटिव वेलोसिटी, या वेलोसिटी लिख लीजिए इसको भी एक बार के लिए थोड़ा टाइम ली, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर और भी क्या लिखा जा सकता है, जैसे यहां पे लिखा वेलोसिटी ऑफ बी एज मेजर्ड फ्रॉम ए, यानी ए पर खड़े होकर जब मैं वेलोसिटी को मेजर करूंगा तो वो क्या आने वाली, ये आने वाली है। ठीक है, अब इसको और कैसे कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, या इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये जो टर्म आई है मेरे पास VBA, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं बैठ के कहां पे देख रहा था, ए पर, है ना, कहां पर बैठ के देख रहा था, ए पर। तो ए को मैं बोलूंगा ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट। ए को जहां से मैं बैठ के देख रहा हूं, पहले मैं यहां से देख रहा था, जब हमने सारी बात करी थी अभी तक, जो भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकाल रहे थे वो कहां से निकाल रहे थे, ओरिजिन से। तो अब जो मेरा ओरिजिन है वो शिफ्ट हो गया और मैं कहां पर आके बैठ गया हूं, ए के ऊपर। ठीक है, तो ये ए जो है इसको क्या बोल सकता हूं मैं, इसको ए को बोल सकता हूं मैं रेफरेंस पॉइंट। अब ए जो है मेरा वो क्या बन गया है, रेफरेंस पॉइंट, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी थी जब मैंने ट्रेन बनाया था यहाँ पर और एक पर्सन यहाँ पर खड़ा था और वो अंदर वाले फ्रेंड को देख रहा था, तो ये ऑब्जर्वर था और ये कौन था, ये एक्चुअल पर्सन था जिसको हम देख रहे हैं, है ना। तो ऑब्जर्वर और पर्सन के बीच का जो डिफरेंस था, यानी कि इस ऑब्जर्वर की नजरिए से ये क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। जब इसको ऑब्जर्वर बनाया तो ये मूव कर रहा था, ये रेस्ट में आ गया था। यानी कि यहां पर एक पॉइंट ध्यान देने का है कि जिसको भी हम ऑब्जर्वर बनाएंगे, जिसको भी रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे कि उसकी स्पीड क्या हो गई है, जीरो हो गई है। उसकी स्पीड क्या है, जीरो है। ठीक है, तो जो भी स्पीड होगी वो किसकी हो जाएगी, अब बी की हो जाएगी, जिसको हम देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रॉब्लम करेंगे हम वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं उसकी बात कर रहे थे। तो VBA को लिख सकता हूं मैं वी रिलेटिव इक्वल्स टू VB, जिसको देखा जा रहा है तो इसको V एक्चुअल भी बोला जा सकता है और भी बहुत सारे टर्म से इसको जानते हैं अपन। तो ये हो गया V एक्चुअल माइनस V ऑब्जर्वर। ठीक है, V एक्चुअल माइनस V ऑब्जर्वर। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है मेरे पास VBA माइनस VB माइनस VA, यानी कि VBA इक्वल्स टू VB माइनस VA, ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रिलेटिव के लिए, स्टैंडर्ड। यानी कि अभी हम जितनी भी, अभी ये 1 डायमेंशन के मैंने एग्जांपल लिए, हम 1 के प्रॉब्लम्स भी करेंगे, फिर 2D की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि इसी टाइप का फॉर्मूला हर बार हमको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो एक आधी प्रॉब्लम करके देखते हैं और फिर देखते हैं
कि क्या क्या कंक्लूजन्स हम और निकाल सकते हैं। चलिए कुछ बेसिक एग्जांपल्स ले लेते हैं ऐसे ही। मान लीजिए ये आप खड़े हैं यहां पर, ठीक है, ये आपका फ्रेंड खड़ा है, किसी ग्राउंड पर है, आप इस तरफ भाग रहे हैं, आपका फ्रेंड भी इस तरफ भाग रहा है, ठीक है। आपका फ्रेंड भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से, और आप भाग रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं चलो फागुन, और इसको नाम दे देते हैं शुभांगी, ठीक है। तो फागुन और शुभांगी यहां पर कहीं पर कोई चीज बिक रही है, सेल लग रही है, ठीक है, वहां भाग रहे हैं लूटने के लिए सामान, ठीक है। चलिए अब क्या हो रहा है, जब हम फागुन को देखेंगे या जब फागुन देखेगा आगे शुभांगी को भागते हुए 5 मीटर पर सेकेंड से, तो फागुन क्या नोटिस करेगा, फागुन ये नोटिस करेगा कि जैसे जैसे वो आगे भाग रहा है, जो शुभांगी है वो उसके पास आते जा रही है। ऐसा महसूस होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर शुभांगी की स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, आप गाड़ियां चलाते हैं सब, है ना, तो आपको पता है अगर किसी आगे वाली गाड़ी की स्पीड कम हो तो आप उसको इजीली ओवरटेक कर सकते हो, उसको इजीली ओवरटेक कर सकते हो। तो यहाँ पर भी ऐसे ही शुभांगी 5 मीटर से भाग रही है, फागुन 10 से जा रहा है, तो जो फागुन है वो उसको इजीली ओवरकम कर जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगर हम वेलोसिटी की बात करें कि किसकी कितनी वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो पहले बात कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ फागुन विद रिस्पेक्ट टू शुभांगी, VFS। तो VFS क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ फागुन माइनस वेलोसिटी ऑफ शुभांगी। हम वेलोसिटी चेक कर रहे हैं किसकी? फागुन की विद रिस्पेक्ट टू शुभांगी, यानी कि जो शुभांगी है वो क्या है? ऑब्जर्वर है, यानी कि अब शुभांगी क्या कर रही है? जो भाग रही है वो भागी रही है, पर वो पीछे मुड़ के देख रही है कि जो फागुन है वो क्या है? उसके पीछे आ रहा है। तो जब शुभांगी देखेगी इस तरीके से, तो शुभांगी क्या देखेगी? चलिए देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ फागुन कितनी है? 10 है। चलिए वेलोसिटी ऑफ शुभांगी कितनी है? 5 है। अगर वेलोसिटी ऑफ फागुन विद शुभांगी देखें या रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो वो कितनी होगी सर? वो होगी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि शुभांगी के अकॉर्डिंग जो फागुन है वो किस स्पीड से आ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। अब इसका मतलब नहीं है कि ये जो चल रहे थे वो कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये है कि अगर शुभांगी की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड को मैं 5 मीटर पर सेकेंड ना मान के अगर मैं मानूं 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, यानी कि वो रेस्ट में है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा? जो 10 मीटर पर सेकेंड है वो 10 मीटर पर सेकेंड ना रहकर क्या रह जाने वाला है? 5 मीटर पर सेकेंड रह जाने वाला है। इसका एक बेसिक सा या सिंपल सा तरीका ये भी होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में हमको देखना है, यानी कि अभी हम शुभांगी की रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, किसकी स्पीड देख रहे हैं? फागुन की। तो जिसके भी रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसकी स्पीड तो 0 कर दो, और जो उसकी स्पीड है उसको उल्टा घुमाकर किसको दे दो? जिसके लिए निकाल रहे हैं। तो सब ये जो शुभांगी है कहां जा रही है? ईस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो उसकी स्पीड घुमाकर कहां पर दे दी है मैंने? फागुन को दे दी है, ठीक है। तो जैसे फोर्स को बैलेंस करते हैं हम कि कोई आपको 10 की फोर्स से इधर खींच रहा है और 5 से इधर खींच रहा है, तो आप किधर जाओगे? उधर ही जाओगे जिधर क्या स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड किस तरफ ज्यादा है? 10 मीटर पर सेकेंड, और 5 मीटर पर सेकेंड में किस तरफ है? 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 - 5 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। इस बार फागुन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं अपन, यानी कि वेलोसिटी अब शुभांगी की निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू फागुन, यानी कि इस बार हम कहां पर बैठ गए? ऑब्जर्वर जो है वो फागुन के कंधे पे आकर बैठ गया है, ठीक है, और वो देख रहा है कि शुभांगी किस स्पीड से भाग रही है, ठीक है, या मूव कर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ शुभांगी विद रिस्पेक्ट टू फागुन क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ शुभांगी माइनस वेलोसिटी ऑफ फागुन, ठीक है। वेलोसिटी पुट करके देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ शुभांगी कितनी है? 5 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ फागुन कितनी है? 10। तो यहाँ पर कितना आया? -5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ शुभांगी विद रिस्पेक्ट टू फागुन। यानी कि अगर इस पॉइंट पर मैं 10 मीटर पर सेकेंड को ये बोलूं कि फागुन रुक गया है, फागुन रेस्ट पे है और वो देख रहा है शुभांगी को, तो वो 10 मीटर पर सेकेंड की जो स्पीड है, अगर हम इसको नॉर्मली जनरल सेंस में बात करें, अगर मैं तेज स्पीड से जा रहा हूं और कोई स्लो स्पीड से आगे मूव कर रहा है, तो मुझे क्या लगेगा? मुझे ये लगेगा कि वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है, धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है, और यही वो 5 मीटर पर सेकेंड बता रहा है।
ये 5 मीटर पर सेकंड क्या बता रहा है कि अगर इस 10 मीटर को मैं 10 ना मान के क्या मान लू 0 मान लू, तो ये जो 5 है ये 5 ना होके क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी पीछे की तरफ हो जाएगी, यानी कि जो शुभांगी है वो कहां पर आएगी पीछे की तरफ आएगी। बात समझ में आई इतनी? एक बार मैं वापस से क्लियर कर देता हूं, कंफ्यूजन हो गया हो तो। सिंपल टर्म्स में बात करते हैं अपन। आप गाड़ी चला रहे हैं, फागुन गाड़ी चला रहा है पीछे और आगे शुभांगी जा रही है कार से, ठीक है, दोनों जा रहे हैं अपनी अपनी स्पीड पे, ठीक है। शुभांगी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड की, फागुन की है 10 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। अब ये तो स्पीड से ही पता चल रहा है कि जो फागुन है वो अपनी मोटरसाइकिल से शुभांगी की कार को ओवरटेक कर जाएगा, है ना। तो अगर मैं शुभांगी के साथ बैठ जाऊं उसकी इस कार में और मैं देखूं फागुन को कि फागुन कितनी तेज आ रहा है, तो क्या होगा कि भाई मैं किसी स्पीड से जा रहा हूं, फागुन पीछे से आ रहा है, तो मेरी स्पीड को मैं क्या मान लूंगा 0 मान लूंगा, तो फागुन की स्पीड क्या हो जाएगी उतनी कम हो जाएगी ना जितनी मैंने कम करी मेरे में से। तो वही यहां पर हो रहा है कि फागुन 10 से था, शुभांगी 5 से थी, मैं शुभांगी के पास जाके बैठ गया कार में, तो शुभांगी कार की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, तो मैंने 5 कम किया यहां से, तो यहां से ही 5 कम हो गया, तो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मैं फागुन के साथ बैठ गया मोटरसाइकिल पे, ठीक है, शुभांगी 5 से जा रही थी आगे, मैं 10 से जा रहा था, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि जो शुभांगी वो मेरे पास आ रही है धीरे धीरे, मेरे पास आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। अगर मैं अपनी स्पीड को 0 मान लूं तो यानी कि उसकी स्पीड क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, वही है नेगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, ये पहला एग्जांपल एक टाइप का, जैसे कि किसी ने आप में से मैं किसी ने पूछा था कि एक एरोप्लेन है कुछ ही स्पीड से जा रहा है, ठीक है, एक पर्सन है जो जमीन पे मूव कर रहा है, तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया जाए, क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, चलो देखते हैं। ये वापस से 2 जने, इस बार कोई नया नाम दे देते हैं, चिंटू और चीकू, ठीक है। चिंटू और चीकू की बात करते हैं अपन। इस बार जो चिंटू है वो रूठ गया है, वो इस तरफ जा रहा है, और चीकू भी गुस्सा होकर इस तरफ जा रहा है। चिंटू इस तरफ जा रहा है 10 से और चीकू इस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। चलिए, अब जब दोनों एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है कि मैं इस तरफ जा रहा हूं, कोई दूसरा उस तरफ जा रहा है, तो हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है बढ़ना है, यानी कि जो सेपरेशन है दोनों के बीच का वो क्या होने वाला है इंक्रीज होगा। और अगर हम दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हो, एक तेज हो एक स्लो हो, तो क्या होगा जो डिस्टेंस है वो क्या होने लग जाएगी कम होने लग जाएगी। अभी दूर दूर जा रहे हैं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। चलिए, डिस्टेंस बढ़ रही है यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक को रेस्ट में रख दूं तो भी डिस्टेंस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगर इसको रेस्ट में कर दूं तो भी ये तो दूर जा ही रहे हैं एक दूसरे से, तो भी डिस्टेंस क्या है बढ़ने वाली है। चलिए, तो वापिस से करके देख लेते हैं। तो गड़बड़ हो जाएगी, इसको चिंटू नहीं इसको मिंटू कर लेते हैं एक बार, नहीं तो फिर वेलोसिटी ऑफ सीसी में पता ही नहीं चलेगा किसकी किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे। तो चलिए, वेलोसिटी ऑफ मिंटू निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू चिंटू चीकू, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मिंटू चीकू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मिंटू माइनस वेलोसिटी ऑफ चीकू, तो क्या हो जाएगा। चलिए पुट करके देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ मिंटू कितनी है 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ चीकू की बात करें तो वो कितनी है 5। आंसर क्या आया 5 आया। कैसे आया, गलत है ये तो। क्यों, क्योंकि सर हमने बात करी थी ये तो क्या है वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स की जब भी बात करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ क्या लेते हैं डायरेक्शन लेते हैं। चलो तो इस बार डायरेक्शन लेके देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी एक्स एक्सिस की तरफ होगा ये ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, अब ये मेरे पे डिपेंड करता है मैं कौन सी साइड को पॉजिटिव मानूं कौन से नेगेटिव पे, ये टोटली अप टू अस है। तो मैं क्या मान रहा हूं, जो एक्स डायरेक्शन या जो ईस्ट वाली साइड है उसको पॉजिटिव मान रहा हूं और जो वेस्ट वाली साइड है उसको नेगेटिव मान रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज अगर नॉर्थ की तरफ जा रही हो तो उसको मैं पॉजिटिव मान सकता हूं, जो साउथ की तरफ जा रही है उसको नेगेटिव मान सकता हूं। ठीक है, ये अप टू मी है, यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहिए तो उसको नेगेटिव मान लीजिए, इसको पॉजिटिव मान लीजिए, पर जो भी डायरेक्शन है उसको
थ्रू आउट द प्रॉब्लम सेम रखना है। चलिए, तो ये वाली डायरेक्शन तो मेरी हो गई कौन सी, पॉजिटिव, और ये वाली डायरेक्शन हो गई मेरी कौन सी, नेगेटिव। तो वापस से आ जाते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम क्या थी, वेलोसिटी ऑफ मिंटू विद रिस्पेक्ट टू चीकू। तो क्या होता है ये वेलोसिटी ऑफ मिंटू माइनस वेलोसिटी ऑफ चीकू। वेलोसिटी ऑफ मिंटू की बात करें तो वो कितनी है, इस तरफ है -10, और वेलोसिटी ऑफ चीकू देखें तो -5, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा, -15 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ मिंटू आ गई विद रिस्पेक्ट टू चीकू। यानी कि अगर मैं चीकू के ऊपर बैठ जाऊं या चीकू को बोलूं भाई तू रुक जा, ठीक है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है वो घूमकर कहां चली जानी है, इसके पास चली जानी है। तो उसका डायरेक्शन ईस्ट था, घूमकर इस तरफ आएगी, तो किस तरफ आएगी, वेस्ट की तरफ। तो 10 + 5 कितना हो गया, 15, और साइन क्या है, नेगेटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ चीकू विद रिस्पेक्ट टू मिंटू, तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ चीकू माइनस वेलोसिटी ऑफ मिंटू। पुट कर दीजिए, वेलोसिटी ऑफ मिंटू कितनी है, 5, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिंटू कितनी है, -10, तो -10 कितना आया, प्लस हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। डिफरेंस पता चल रहा है। अब यहां पर अगर आप देखें कि अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मिंटू की बात करूं चीकू के रेस्पेक्ट में, या वेलोसिटी ऑफ चीकू की बात करूं मिंटू के रेस्पेक्ट में, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है, सेम आ रहा है। जो चीज का डिफरेंस है वो क्या है, साइन का, डायरेक्शन का चेंज है। यानी कि अगर इसको मैं रेस्ट में ले लूं, इसके रेस्पेक्ट में बात करूं, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी सर, 15 आ जाएगी। अगर इसको रेस्ट में मान लूं, इसकी स्पीड चेक करूं तो वो भी क्या आ गई, 15 आ गई। सिर्फ क्या डायरेक्शन का चेंज आ रहा है। तो जब भी हम आगे अभी हायर लेवल की जो प्रॉब्लम्स करेंगे तो हम देखेंगे कि मैं किसी के भी रेस्पेक्ट में किसी की भी बात कर लूं, सिर्फ डिफरेंस किसका आना है, साइन का डिफरेंस आना है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए, तो इससे रिलेटेड एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं हम, जो हमारे काम आएगा बड़ा। चलिए, तो अगर हम बात करें फॉर सेम डायरेक्शन, फॉर सेम डायरेक्शन की बात करें, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यानी कि ऐसे बोल दीजिए, ये दोनों एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक की स्पीड v1 है, एक की स्पीड v2 है। या ऐसे बोला जा सकता है कि दोनों पीछे की तरफ जा रहे हैं, इसकी v1 है, इसकी v2 है। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, या तो दो ऑब्जेक्ट्स एक डायरेक्शन में जा रहे हैं इस तरफ, या दो ऑब्जेक्ट्स इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन वाला ये केस है। तो इस केस में क्या होने वाला है, अगर इसकी बात करें तो when the two particles या when the two objects particles move in the same direction, then magnitude of their relative velocity, then magnitude of their relative velocity, then magnitude of their relative velocity is equal to the difference between their individual velocity, difference between their individual velocities तो बोलेंगे वेलोसिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी सबको। और उसको कैसे लिखा जा सकता है इसकी भी अगर बात करें तो v1 और v2 की अगर बात करें तो v1 के रेस्पेक्ट में v2 की बात करें या v2 के रेस्पेक्ट में v1 की बात करें, तो अभी हमने इससे पहले वाली प्रॉब्लम देखी थी कि उनका मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो अपन यही बात करें कि जो मैग्नीट्यूड होगा रिलेटिव वेलोसिटी का वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो मैं बात कर लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, या मैं बोल दूं कि वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो दोनों का अगर मैं मॉड ले लूं, ठीक है, तो वो क्या होने वाला है, वो होगा सर v1 माइनस v2 का मॉड, या फिर
V2 माइनस V1 का मॉड। फिर बात सेम आनी ना, क्योंकि डिफरेंस तो क्या है, सेम आएगा हमेशा। वो हमने देखा भी है कि एक इस तरफ 10 से ज्यादा था, एक उस तरफ 5 से ज्यादा था। ठीक है, ये जैसे कि एग्जांपल ले लें कि दो ट्रेन हैं, एक ट्रेन इस तरफ जा रही है 54 की स्पीड से और दूसरी ट्रेन इधर जा रही है, इसको ले लेते हैं अपन 36 की स्पीड से। ठीक है, अब इस 54 वाले को ये 36 वाली ट्रेन कैसे लगेगी, या 36 वाली की इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ 1 कितनी है, 54 है, माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 कितनी है, 36 है, मॉड इक्वल्स टू, इधर भी बात कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ 2 36 माइनस 54। तो जो भी आंसर आएगा देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों ही क्या आने वाले हैं, सेम वैल्यू आने वाली है, क्योंकि हमने क्या लिया है यहाँ पे, मॉड्यूलस लिया है, मॉड लिया है। और मॉड की अगर हम बात करें तो वहां पर हमें सिर्फ क्या मिलता है, वहां पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, और दोनों मैग्नीट्यूड क्या होने वाले, सेम होने वाले। तो अगर मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं, अगर मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं, मेरे साथ कोई दूसरा भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि कोई कार जा रही थी, आप बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं, आपकी स्पीड 0, कि कार जैसे से मूव करेगी उसके पास कुछ स्पीड है, तो वो कैसे लगेगी, मेरे को मूविंग लगेगी। अगर वो मुझे देखेगा तो वो खुद को रेस्ट में मानेगा, उसके लिए मैं क्या हूं, मूविंग में। अगर मैं भी कार में जाके बैठ गया, ठीक है, तो कार कितना भी मूव करे, मैं कार के रेस्पेक्ट में, और कार मेरे रेस्पेक्ट में क्या है, 0 स्पीड पे है। पर अगर मैं उसके बाहर देखूं, कार के बाहर, तो कोई भी पेड़ होगा, घर होगा, वो मुझे कहां जाता है, वो दिखेगा पीछे लगा हुआ। अब मैं भी कार में हूं और एक और कार मेरे साथ साथ चल रही है, साथ साथ चल रही है सेम स्पीड से, तो वो कार और इस कार के बीच में जो स्पीड का डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि मैं भी सेम स्पीड से जा रहा हूं, ये भी सेम स्पीड से जा रहा है। तो जब ये दोनों सेम है स्पीड से, तो हम दोनों के बीच का अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो वो कितनी है, 0 है। ठीक है, बहुत सारी पिक्चरें भी देखी होगी आपने, जैसे बर्निंग ट्रेन हो गई, अनस्टॉपेबल हो गई। ठीक है, तो उसमें भाई ट्रेन का इंजन फेल हो जाता है, तो वो कर क्या चाहते हैं कि एक और ट्रेन लेके जाई जाए उसके पास में तेजी से, और उसके पास में जाकर उसके बराबर की स्पीड कर दी जाए। तो जब बराबर की स्पीड कर देंगे तो दोनों ट्रेनें इस तरीके से बिहेव करेंगी कि दोनों कैसी है, स्टेबल है। जैसे आपने प्लेयर्स भी देखी होगी, वो गोल्ड चोरी कर, मतलब गोल्ड चोरी करते हैं ट्रेन में से, तो वो क्या करते हैं, दूसरी ट्रेन को पास में ले जाकर के उसकी स्पीड बराबर कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो दोनों ट्रेन इस तरीके से बिहेव करती है कि दोनों क्या है, स्टेबल है या दोनों रेस्ट में है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है उसका कि जो अगर दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन है और उनकी स्पीड अगर इस तरीके से है, तो वहां पर स्पीड का हम क्या चेक करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। ठीक है, अगर इसी की जगह मैं बात कर लेता हूं, इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दूं मैं, फॉर सेम की जगह अब मैं कर देता हूं फॉर अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, अपोजिट डायरेक्शन की, यानी कि एक ऑब्जेक्ट तो इस तरफ से जा रहा है v1 वेक्टर, एक इस तरफ जा रहा है v2 वेक्टर, या ऊपर वाले को इस तरफ भेज दीजिए और नीचे वाले को इस तरफ भेज दीजिए, v1 हो गया, ये v2 वेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, when the two objects are moving in the opposite direction, then magnitude of their relative velocity is equal to the sum of their sum of their individual velocity या individual speed। इस केस में क्या होने वाला है, इस केस की अगर हम बात करें तो v12 निकालू मैं, या मैं निकालू v21। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, जो दोनों वेलोसिटी है v1 प्लस v2 वो ऐड हो जाएंगी। कैसे ऐड होंगी इसको भी अगर एक बार हम यहाँ पे देखें, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ट्रेन है वो इस तरफ जा रही है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक ट्रेन है जो उसके अपोजिट जा रही है किस स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, हमें जो बेसिक फॉर्मूला पता है, अगर मेरे को किसी के रेस्पेक्ट में निकालनी हो तो उसकी स्पीड में से दूसरे को माइनस करना है। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर्स हैं।
है ना। चलो तो इसकी निकाल के देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है। पहले निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि मैं 1 पे बैठ गया हूं और 2 को देख रहा हूं कि भाई 2 की कितनी स्पीड है। तो जैसा मैंने बताया कि इसकी स्पीड लेकर और घुमाकर इसको दे दीजिए, तो 10 को घुमाकर इधर दे देंगे। चलो तो करके देख लेते हैं क्या होता है। उस वाली साइड को पॉजिटिव, मेरी वाली साइड को नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा V2 माइनस V1, ये बेसिक फॉर्मूला था हमारे पास। V2 की वैल्यू पुट करते हैं अपन, कितनी थी 20। ठीक है, 20 थी पर किस तरफ थी, मेरी तरफ थी, आगे नेगेटिव साइन, माइनस V1 उस तरफ था तो प्लस 10 आएगा। तो यहां पर देखें तो कितना आ गया -30, यानी कि हुआ क्या है एक्चुअली में दोनों ऐड हुई हैं, सिर्फ डायरेक्शन आई है मेरी तरफ। अगर V1 2 की बात करें तो वो क्या आ जाएगा V1 माइनस V2, वेलोसिटीज पुट कर देते हैं। V1 कितना है उस तरफ पॉजिटिव 10 माइनस V2 किधर है मेरी तरफ, यानी कि -20। तो यहाँ पर कितना आ गया +30 मीटर पर सेकेंड। आया नहीं आया? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में, दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनकी वेलोसिटीज या जो उनकी स्पीड है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और जब भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड या उनकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, उनका डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया होगा। चलिए अब अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस की, यहां पर एक बड़ा ही, ये तो अभी तक हमने सिर्फ वेलोसिटी की बात करी कि सर वेलोसिटी से क्या क्या इफेक्ट आएगा। अब जरूरी थोड़ी कि हमसे वेलोसिटी वाली प्रॉब्लम पूछी जाए। ठीक है, क्योंकि हमें जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसको इस तरीके से पढ़ना है कि हम उसको पूरी काइनेमेटिक्स में अप्लाई कर सकें। यानी कि अभी तक हमने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, ठीक है, यानी कि अभी हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई कोई कार इधर जा रही है, कोई कार उधर जा रही है, ये सब प्रॉब्लम्स हम कहां पे पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, कोई इधर ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट भी निकालना पड़ रहा था, उसका एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ रहा था, उसका वेलोसिटी, उसका टाइम, ये सब अब तक अभी तक फाइंड करते हुए आए थे। पर अभी तो हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, सिर्फ स्पीड निकाल रहे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे आने वाली नहीं है कहीं पर भी एग्जाम में। हमारी जो प्रॉब्लम आएगी वो इस तरीके से आएगी कि हमको वेलोसिटी दे दी गई है, ठीक है, तो जो रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहां पर यूज करने वाले हैं, इसको जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको सिंप्लीफाई करने में काम में लेंगे हम। कि सर पहले तो हम उस ऑब्जेक्ट की भी निकालते थे, फिर इस ऑब्जेक्ट की भी निकालते थे कि इस ऑब्जेक्ट ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इस ऑब्जेक्ट ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, अब उन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने निकाल लिया। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, रिलेटिव मोशन का। अब मैं किसी एक की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लूंगा और उसको टाइम के साथ करके सीधे क्या निकाल सकता हूं, मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं। चलिए ठीक है, तो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन की बात करें तो इसके लिए भी अगर हम चाहें तो पहले कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं या पहले एक आधी प्रॉब्लम करके देख लेते हैं। चलिए तो प्रॉब्लम पे आते हैं। चलिए तो मैं लिख देता हूं प्रॉब्लम। एक बस है ये, बस नंबर ए, और ये बस नंबर बी। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है। विद स्पीड, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसकी स्पीड है कितनी, 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी, हमसे पूछा गया फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड ऑल्सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। फटाफट कर दो, स्क्रीन को पॉज करिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इजीली कर लिया होगा सभी ने, कोई ज्यादा खतरनाक काम नहीं था। चलिए तो बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी बी की बात करते हैं। चलिए तो वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, ये जो फॉर्मूला है वो क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वैल्यूज पुट कर दीजिए। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है सर, 20 है। वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, -15। तो क्या आंसर आ गया सर, -15 मीटर पर सेकेंड। यही हमने पढ़ा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड का मैग्नीट्यूड का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। यहाँ पर भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ क्या होने वाला है, वी माइनस वी ए होने वाला है। वेलोसिटी पुट कर देते हैं 15 माइनस
20, तो यहाँ पर क्या आएगा -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है इसकी हम बात करें एक बार फिर से कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर बैठ के देख रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी देख रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए, या वेलोसिटी ऑफ डी कहां से मेजर की जा रही है, ए पर बैठ के मेजर की जा रही है, तो ए की स्पीड से आ रहा था बी से, मतलब ए की स्पीड से आ रहा था 20 की स्पीड से आ रहा था और बी जा रहा था 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब मैं मेरी स्पीड को मान रहा हूं कि मैं 0 की स्पीड से जा रहा हूं, तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जो इसकी स्पीड है उसको घुमाकर किसको दे देंगे, बी को, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगी 20, तो 20 - 15 मेरी तरफ क्या होगा 5 मीटर पर सेकंड। यानी कि अगर मैं ए पर बैठकर बी को देखूं तो मुझे क्या लगेगा कि जो बी है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मेरी पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। ये यहां पर भी शो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए की बात करें तो -5 मीटर पर सेकंड क्या बता रहा है कि अगर मैं 20 को 0 कर दूं तो ये जो बी है वो मुझे ऐसा लगेगा कि वो मेरी तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। चलिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करें, यानी कि अब मैं ए से कूदकर बी पर आ गया हूं और मैं बी पे बैठ के देख रहा हूं कि ए की स्पीड कितनी है विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि इस चलती हुई गाड़ी में से देख रहा हूं कि उसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो मैंने बोला कि नहीं मेरी स्पीड 15 नहीं है, मेरी तो कितनी है 0 है, तो मैं 0 मान लिया इसको, तो 0 है तो इसको घुमाकर इसको दे देते हैं, तो 20 - 15 कितना बचा 5, तो ए के पास कितनी स्पीड है 5 की, यानी कि मेरे को क्या लगेगा बी पे बैठ के कि जो ए है वो मेरे पास की स्पीड से आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। कब आ रहा है, जब इस मेरे अपनी स्पीड को कितना मान लिया है 0 मानूंगा मैं, तब ये वाली स्पीड मुझे कितनी लगेगी 5 मीटर पर सेकंड से आता हुआ लगेगा। समझ में आई सबको बात। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, इसी में अगर कुछ और ऐड किया जाए, अब इसी टाइप की प्रॉब्लम्स को चलिए उसको बाद में देखते हैं अपन, वेक्टर के फॉर्म में बाद में करेंगे। यहाँ भी बता देता हूं मैं, जैसे ये टाइप की प्रॉब्लम थी इसको वेक्टर फॉर्म में भी इजीली किया जा सकता था अगर आपको आंसर दे दिया जाए वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना है सर, एक बस यहाँ पर थी एक बस यहाँ पर थी, इसकी स्पीड को क्या बोल दूंगा मैं VA और इसकी स्पीड को VB। VA की बात करूं तो वो मेरे को 20 दी थी तो उसको मैं 20 आई कैप बोल सकता हूँ इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, और B को क्या बोल सकता हूँ 15 आई कैप, एक्स डायरेक्शन में स्पीड है। ठीक है, पॉजिटिव क्योंकि दोनों इस तरफ, अगर एक इस तरफ होता है एक इस तरफ होता है, यानी कि अगर A तो इस तरफ जा रहा होता और B इस तरफ जा रहा होता तो ये क्या हो जाता -15 आई कैप। ठीक है, और डायरेक्शन सॉल्व करनी सभी को आती है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ये बोल दीजिए कि जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था तभी हमने वेक्टर्स पढ़ लिए थे, है ना। चलिए ये तो कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं न्यूमेरिकल एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो अगर दो पार्टिकल्स क्या हो, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं when two particles are moving, when two particles are moving along the straight line, if two particles are moving along the straight line with constant speed, straight line with concept क्या, with constant speed, अगर दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं along the straight line with constant speed, then their relative acceleration, then their relative acceleration is 0, then their relative acceleration is 0, must be 0, must be 0, and in this condition, and in this
और इस कंडीशन में बात करें तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है, यानी कि हमने क्या बात करा है कि दो पार्टिकल्स हैं, वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं, या तो इस तरीके से भी स्ट्रेट पाथ होगा और इस तरीके से भी क्या होगा, स्ट्रेट पाथ होने वाला है। तो इसको v1 बोल देते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को v2 बोल देते हैं, वेलोसिटी होगी, इसको v1 बोल देते हैं, इसको v2 बोल देते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ये कैसे हैं, स्ट्रेट पाथ में, यानी कि एक सिंगल रोड है जिस पर मैं इधर जा रहा हूँ और कोई उस तरफ जा रहा है, या हम दोनों इस तरफ जा रहे हैं, तो ये स्ट्रेट पाथ वाली कंडीशन हो गई, यानी कि स्ट्रेट लाइन की कंडीशन हो गई, ठीक है। और कंडीशन क्या दे दी है हमको कि जो हमारी रिलेटिव एक्सेलरेशन है, जो हमारा रिलेटिव एक्सेलरेशन है, अभी हमने जब स्टार्टिंग किया था चैप्टर तो मैंने बात की थी कि 1% इधर से इधर है, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो अगर उसी को मैं क्या करता, जो वेलोसिटी निकाली थी मैंने VAB माइनस, ठीक है, VA मतलब VBA वाली जो निकाली थी मैंने V माइनस VA, अगर उसको मैं फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता तो मुझे क्या मिल जाने वाला था, एक्सेलरेशन मिल जाने वाला था, ठीक है। तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन को बुलाया है, ठीक है। तो हमें यहाँ बोला गया अगर दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं विद कांस्टेंट स्पीड, तो जब भी कांस्टेंट स्पीड होती है तो हमें पता है कि कांस्टेंट स्पीड के केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे बोल दिया कि रिलेटिव एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ वेल ए रिलेटिव इक्वल्स टू जीरो हो, कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। तो उस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, कहां गया पे, जो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी होगी, यानी कि v रिलेटिव की बात करें अपन, ठीक है, v रिलेटिव की बात करूं मैं, तो वो क्या हो जाने वाला है सर, वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। और डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा सर, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव वाला, क्योंकि वो भी हमने पढ़ा था, हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस रिलेटिव लिख देता हूं मैं अपॉन टाइम, यही होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है ना। इसको रिलेटिव बोल सकते हैं, या डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट एस, जिससे भी आपको डिनोट करना उससे आप डिनोट कर सकते हैं। तो हो जाएगा एस रिलेटिव, ये डिस्टेंस रिलेटिव, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव अपॉन टाइम। ये पहली कंडीशन है, जब हमें दिया हो कि दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, तो जो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उस समय में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी सर, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेना है, वहां पे हमको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट टाइम लेना है और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि इन दिस कंडीशन वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी विल बी द रेशियो ऑफ, क्या बोलते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, ठीक है। चलिए दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये तो सिंपल सी थी सर, ये तो आप नहीं बताते तो भी हम कर लेते, है ना। चलो तो दूसरी वाली देखते हैं कंडीशन, मिटाने की जरूरत नहीं है वैसे ज्यादा कुछ मेरे को। चलो क्या बोला गया, व्हेन टू पार्टिकल्स, वापस यहां पे लिख देता हूं मैं, व्हेन टू पार्टिकल्स आर मूविंग इन सच अ वे, आर मूविंग, चलो हटा देता हूं, when two particles are moving in a such a way, are moving in such a way that their relative acceleration, is not zero, is नॉट जीरो। पहले वाले केस में बोला था कि मस्ट बी जीरो, और यहाँ पे बोल रहे हैं इज नॉट जीरो। तो नॉट जीरो यानी कि जीरो नहीं हो तो क्या होगी, बट कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट हो, ठीक है। अभी तक इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा है, इस चीज पे बड़ा ध्यान देना है कि जब हमने बात करी थी कांस्टेंट स्पीड थी तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे थे, कौन सा वाला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्यों, क्योंकि जब हम उसको फर्स्ट इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में मोशन नोट कर रहे थे वहां एक्सेलरेशन जीरो हो जा रहा था। उसके बाद हमने दूसरी जब भी बात करी इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो जहां पर भी हमने एक्सेलरेशन लिया था वो क्या था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। वही बात यहां पर की जा रही है। वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले हमने कोई प्रॉब्लम नहीं करी है ना, और जब भी वेरिएबल वाला आ रहा था तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे थे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे बोला गया कि दो पार्टिकल से मूव कर रहे हैं इस तरीके से कि जो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं है पर क्या है, कांस्टेंट है। तो इस टर्म में हम क्या यूज करते हैं, देन
वी अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, हम क्या अप्लाई करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। पर इक्वेशन ऑफ मोशन भी कैसे, उनके रिलेटिव फॉर्म में, इन देयर रिलेटिव फॉर्म। अब सर हमने तो इनका रिलेटिव फॉर्म पढ़ा ही नहीं, चलिए तो देख लेते हैं रिलेटिव फॉर्म क्या होगा। मान लीजिए कि जैसा कि मैंने पहला वाला एग्जांपल लिया था, ये ए है, ये बी है, ये ए, ये बी, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं दोनों कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, ये वी ए कांस्टेंट है और ये वी भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, वी और वी भी कांस्टेंट। तो जब वी और वी भी कांस्टेंट होंगे तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो अगर ए का एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो कितना, जीरो। और ऐसे अगर बी की एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो भी क्या हो जाने वाला है, जीरो हो जाने वाला है। अरे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने वेलोसिटी तो कांस्टेंट ले ली, पर केस कौन सा पढ़ रहे हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन का। तो एक के पास तो स्पीड होगी, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी को मैं बोल देता हूं क्या, कि उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। चलिए तो एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या होने वाला है, वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। वैल्यूज पुट कर दीजिए, एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है, जीरो है कि नहीं है, यहां से पता चल रहा है। और बी कितना है सर, माइनस है। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर। और ये हमें बोला गया है कि जो ए बी है यानी कि माइनस ए, ये कैसा है, कांस्टेंट होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। कांस्टेंट तो ऊपर क्या हो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तब इसको मैं डिलीट करके अब आते हैं अपन इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ये तो जो बात बोली गई थी उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। रिलेटिव एक्सेलरेशन ले लिया मैंने, यहाँ पर एक को जीरो कर दिया तो दूसरे के पास रिलेटिव एक्सेलरेशन ए पहुंच जाएगा, है ना। और इस पर भी मैंने एक्सेलरेशन निकाली है, वो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया माइनस ए। अब अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। सर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, चलो तो पहले मैं साइड में लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या थी, हमने क्या क्या पढ़ रखी थी। तो हमने पढ़ा था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। एक पढ़ा था s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक पढ़ा था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी। अब इसको हमको किस में यूज करना है, रिलेटिव में, ठीक है। तो अभी तक अगर हम ध्यान से देखें या सोचे पीछे क्या क्या हमने रिलेटिव में पढ़ लिया, तो हम देखेंगे कि सर हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव में निकालना सीख लिया था, उसके बाद वेलोसिटी रिलेटिव में निकालनी सीख ली थी, और अभी मैंने आपको एक्सेलरेशन में रिलेटिव में निकालना सिखा दिया है। तो जहां जहां पर भी जो जो वैल्यूज आपको वेक्टर दिख रही है, क्योंकि हमें पता है हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, वो किस फॉर्म में थी, वेक्टर फॉर्म में थी, है ना। तो बस वहां पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो चलिए पुट करके देख लेते हैं। पहले इक्वेशन आई v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब क्या क्या रिलेटिव हो सकता है सर, रिलेटिव वेलोसिटी हो सकती है, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी भी तो हो सकती है, और एक्सेलरेशन भी रिलेटिव हो सकता है। और जो टाइम है, अगर टाइम की बात करें तो टाइम ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा इंडिपेंडेंट रहती है, यानी कि ए मूव करे बी मूव करे, तो ए जितना टाइम में मूव करेगा या बी जितना टाइम में मूव करेगा, टाइम हमेशा वही कंज्यूम होना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना है, ठीक है। चलिए, या इसको टाइम के वाले केस में इस तरीके समझ आ जाता है। एक ठेला है यहाँ पर, जिसपे यहाँ पर कोई छैया गाना गा रहा है, ठीक है। ये मूव कर रहा है आगे 5 मीटर पर सेकंड से, और एक पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। अब जब ये आगे मूव कर रहा है तो जितना टाइम इसको यहां से यहां पहुंचने में लग रहा है, वही टाइम इसकी घड़ी में शो होगा, और वही टाइम इसकी घड़ी में शो होना है। तो वेलोसिटी का या रिलेटिव का टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई कुछ भी कैसे भी हो, टाइम हमेशा क्या होगा, चेंज होता रहता है, यानी कि टाइम हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो ये आगे मेरे पास क्या, फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, v रिलेटिव इक्वल्स टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू t।
ऐसे ही सेकंड और थर्ड भी लिखी जा सकती है बिल्कुल लिखी जा सकती है। तो लिख के देख लेते हैं। एस डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव हो जाएगा, उसमें यू रिलेटिव इंटू टाइम टी प्लस 1/2 ए रिलेटिव इंटू टी का स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड की बात की जा सकती है, वी स्क्वायर रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 ए रिलेटिव इंटू एस रिलेटिव। ये मेरे पास क्या आ गई, 3 इक्वेशंस आ गई। किसकी आ गई 3 इक्वेशंस? इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिविटी। एक और लिखी जा सकती है अगर हम चाहें तो एस रिलेटिव को मैं क्या लिख सकता हूं, और अगर एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट यहां पर उसकी स्पीड u है, यहां पर उसकी स्पीड v है, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए बात करें चाहे 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए बात करें, तो उसके पास यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी मान ली, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मैंने उसकी मान ली और किसी टाइम t पर है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको टाइम से अगर इंटू कर दूं तो ये ut क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है। और यहाँ पर भी अगर मैं किसी टाइम t से यानी t1 t2 से कर दूं तो यहाँ पर कोई दूसरा टाइम आ जाएगा, है ना। तो अगर किसी 2 ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूं तो ये फॉर्मूला कैसे बनाया जा सकता है, ये फॉर्मूला इस तरीके से बनाया जा सकता है, 1/2 इक्वल्स टू v रिलेटिव प्लस u रिलेटिव इंटू टाइम t। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी है, u रिलेटिव प्लस v रिलेटिव या v रिलेटिव प्लस u रिलेटिव, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत कभी कभी काम आता है, मेन तो हमारे इन तीनों से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख के और 2D मोशन में इसको हम चालू करेंगे कि इसको रिलेटिव मोशन में जो मेन है हमारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आपको समझ में आया होगा, एक बार वापस से वीडियो को देखिएगा, नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे।